अब देखिए फिर से हम लोग एनपीएन में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, है ना। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था, इनपुट की जब बात कर रहे थे हम लोग, है ना। तो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है तो इसमें क्या होगा, आईसी, ठीक है। आईसी जो हमने यहाँ पे ग्राफ देखोगे, ये आईसी और वीसी, ये जो हमने वोल्टेज लिया हुआ है, ठीक है। वोल्टेज कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है ना, जो यहाँ पे है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखो समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर ये ग्राफ देखेंगे आईसी वर्सेस वीसी का, तो ये बहुत अलग अलग तरह के दिख रहे हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं समझाता हूँ। अब देखिएगा, एक को एक ग्राफ में दिखाता हूँ, है ना। देखना, अगर यहाँ से देखेंगे तो जो पैटर्न है ग्राफ का वो कुछ ऐसा है। देखिए, समझिएगा, ये इस तरह का कुछ पैटर्न बन रहा है। तो ये बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो भाई 1 2 3 4 5 6 अलग अलग है। जो ये हमने खींच के दिखाया अभी, ये एक अलग सा था। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग है, वो अलग अलग आईबी के लिए। देखिए, ये डिफरेंट आईबी, ये अलग अलग आईबी के लिए लिखा हुआ है। 10 माइक्रो एम्पियर, 20 30 40 50 60। तो एक तो ये पॉइंट समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों आया, है ना। तो इसको पहले समझ लेते हैं। ग्राफ कैसा खींचना है हमें, आईसी वर्सेस वीसी का, ठीक है। कीपिंग आईबी कांस्टेंट, कीपिंग आईबी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखेंगे कि अगर पहले हम लोग आई बी और आई सी को सोचें, है ना। तो जैसे अगर आप वी बी ई को इंक्रीज कराओगे, वी बी ई, ठीक है, बेस एमीटर वोल्टेज जो यहाँ पे है ना। तो अगर हम लोग वी बी ई को इंक्रीज कराते हैं तो क्या होगा, आई बी, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आई बी एज वेल एज आई सी ये दोनों इंक्रीज होगा। आई बी एज वेल एज आई सी ये दोनों इंक्रीज होता है। इट मीन्स कि अलग अलग आई बी के लिए आई सी अलग अलग होगा। लिख सकते हैं ना, अलग अलग आईबी के लिए क्या हो जाएगा, आईसी डिफरेंट डिफरेंट आएगा, है ना। तो जब हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक कर रहे हैं तो उसमें आईसी वर्सेस वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है, तो उसके लिए हमें आईबी के वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो वो हमने अलग अलग वैल्यूज़ दिखाई कि 10 20 30 40 50 60 अलग अलग के लिए ग्राफ खींचा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ आ रहा है। तो जो ग्राफ है वो कैसा है, जो ग्राफ है वो आईसी मतलब कलेक्टर करंट वर्सेस जो वोल्टेज कलेक्टर एमिटर है उसके लिए हमने खींचा हुआ है, अलग अलग आईबी पे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब किसी एक की बात करें, है ना। तो अब अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो वो कुछ इस तरह का बन रहा है। यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा गया, फिर ये ऐसा आया है, ठीक है। तो इसमें देखो दो फ्रेम में हम लोग इसको सोचे, अगर यहाँ तक तो ठीक है। देखो, लीनियरली ऐसा इंक्रीज हुआ, फिर ये कम होता चला गया, ऐसा कुछ है। अगर अब हम लोग इसको देखेंगे तो देखिए कुछ पीरियड तक, यहाँ से देखो, ये कुछ एक फिक्स वैल्यू ऑफ आई बी है, लिख सकते। ये आई बी की कोई एक वैल्यू है, तो पैटर्न कुछ इस तरह का ही बन रहा है जो इस ग्राफ में दिख रहा होगा आपको, है ना। तो पहले इसको समझते हैं कि ये वाला कौन सा पोर्शन है, ठीक है। देन फिर ये ट्रांजिशन वाला जो पार्ट है, फिर ये एक अलग जो पैटर्न आया है ना। तो आप डेफिनेटली देख पाएंगे दो डिफरेंट तरह के पैटर्न आपको इस ग्राफ में दिख रहे हैं। उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इस जोन की बात करते हैं, जैसा मैंने अभी भी कहा, है ना, कि भाई इस पीरियड में देखो, सब में किसी भी आईबी के लिए देखोगे तो जैसा ये पहले ऐसा गया, फिर इस तरह से, फिर सभी एक लीनियर चेंज दिख रहा है ना। देन फिर ये पैटर्न चेंज होता है और उसके बाद जो चेंज इन आईसी है वो बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो जैसा हो जाता है, चाहे सी वी सी को कितना भी इंक्रीज कराओ, है ना। तो पहले इस ग्रीन वाले सेक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ये कौन सा पार्ट है, तो देखोगे आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस जोन में जो वी सी ए है ये बहुत लो है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, ऐसा क्यों दिख रहा है, तो आप यहां पे कह सकते हैं कि इन दिस पार्ट इन दिस पार्ट कलेक्टर बेस जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन इज
नॉट रिवर्स बाइस्ड, लिख सकते, इज नॉट रिवर्स बाइस्ड। तो अगर ये रिवर्स बाइस्ड नहीं है तो आप तुरंत कह सकते हो, मतलब क्या हो गया, ट्रांजिस्टर इज नॉट इन एक्टिव मोड, इज नॉट इन एक्टिव मोड, लिख सकते। तो वो इस पीरियड की कहानी, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन ये दिख रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब जो चेंज इन करंट मिल रहा है हमें आईसी, किसी भी एक वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी भी एक वैल्यू किसके लिए, आईबी, ये देखो ये सभी आईबी है, तो किसी भी एक आईबी पे जैसे मान लो 40 माइक्रो एम्पियर के लिए हमने इसको बाहर दिखाने की कोशिश की है ना, तो अप टू दिस लाइन ये जो है इस वोल्टेज तक वो क्या था, रिवर्स बाइस्ड नहीं हो पाया था। इसके बाद वो रिवर्स बाइस्ड होगा, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या हो रहा है ना। तो यहाँ तक तो समझ आ रहा है। अब इसमें अगर आप देखोगे कि इस पीरियड तक ये रिवर्स बाइस्ड नहीं है, तो देखो इस पीरियड को क्या कहेंगे जिसमें कि ये रिवर्स बाइस्ड नहीं है, इट इज नोन एज सैचुरेशन स्टेट, लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, सैचुरेशन स्टेट। और इस स्टेट में क्या होता है, करंट इज कंट्रोल्ड बाय वीसीसी, इस वाले से, दिस इज करंट, मतलब आईसी की बात कर, इन दिस स्टेट करंट आईसी इज कंट्रोल्ड बाय सप्लाई वोल्टेज, जो भी वीसीसी लिखा हुआ हमने, यहाँ तक लिख सकते हैं। ये कब, जब वो रिवर्स बाइस्ड नहीं था, लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। उसके बाद जब ये रिवर्स बाइस्ड हो गया, अब देखोगे वीसी के चेंज के लिए बहुत लिटिल चेंज इन करंट मिलता है ना। इसके बाद अगर इस पीरियड की बात करेंगे हम लोग, देखना अगर हम लोग यहाँ की बात करें, यहाँ पे देखो चेंज बहुत कम आ गया, किस में, आईसी में जो चेंज है वो सी तो चेंज हो रहा है, लेकिन आईसी में जो चेंज मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो यहीं से हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, फॉर्मूला है ना। देखिए ये सभी तो आई बी है ही, आउटपुट रेजिस्टेंस, आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, आप लिख सकते हैं चेंज इन वीसी, मतलब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन कलेक्टर करंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एट कांस्टेंट आईबी, ठीक है। अलग अलग आईबी के लिए देखो अलग अलग आ रहा है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से, इस तरीके से हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट रेजिस्टेंस आ गया, आउटपुट रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है, एक्स वाला जो चेंज है डिवाइडेड बाय वाई वाला चेंज, तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग स्लोप निकाल लें और उसका रेसिप्रोकल लिख लें, बिल्कुल ठीक है, 1/, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लिख सकते हैं, क्योंकि दिस अपॉन दिस पूछ रहा है, दिस अपॉन दिस पूछता तो सीधा स्लोप ऑफ द टेंजेंट लिख देते, है ना। तो और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिस आउटपुट रेजिस्टेंस इज controlled by the bias of the base collector junction, लिख सकते हैं। शुरू में जब ये रिवर्स बायस नहीं था तो थोड़े से चेंज के लिए, वोल्टेज में चेंज के लिए करंट बहुत चेंज हो रहा था, बाद में क्या हो गया, वोल्टेज बहुत बढ़ रहा है वीसी, फिर भी करंट में चेंज बहुत कम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहीं से एक रीज़न निकल आएगा कि बाद में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई हो जाता है, बाद के पीरियड में क्या है बहुत हाई है, बट शुरू में देखेंगे तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी लो रेजिस्टेंस रहता है। तो इसका रीज़न पूछ सकते हैं आपको, आप कह सकते हो कि भाई हाई जब रेजिस्टेंस है उस समय वो क्या होता है, रिवर्स बायस्ड रहता है। वहाँ पे देखोगे, यहाँ बाद में देखो ना, स्लोप ऑलमोस्ट बहुत कम है बाद में स्लोप, है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बाद के टाइम पे आप देखें कि यहाँ से इस पीरियड के बाद यहाँ से देखना ये कुछ ऐसा हुआ है,
तो स्लोप बहुत कम हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना। मतलब जो रेंज होगा वो 100 किलो ओम के रेंज में चला जाएगा, इस रेंज में चला जाएगा रेजिस्टेंस। तो रीज़न क्या है, इस टाइम पे जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो हमारा रिवर्स बाइस्ड हो गया, ठीक है। बट उसके पहले कंपैरेटिवली काफ़ी कम लो रेजिस्टेंस है। अगर ये रीज़न पूछता है आपसे कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसा क्यों होता है, तो आप बता सकते हैं, है ना, कि शुरुआत के पीरियड में रिवर्स बायस्ड नहीं है हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन, दैट्स वाई हमारे को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो लो है। जैसे वो रिवर्स बायस की पोजीशन में पहुंच जाता है, वो क्या होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस, ये सभी फॉर्मूले आगे यूज़ करने हैं आपको, ये देख लीजिए कैसे आया, किस तरह से, कहाँ पे किया। सैचुरेशन स्टेट्स आपके समझ आया होगा, जिस समय कि ये बेस कलेक्टर जंक्शन वो क्या होता है, रिवर्स बायस्ड नहीं होता है, मतलब वो एक्टिव मोड में नहीं है, ठीक है। व्हेन CB जंक्शन इज नॉट रिवर्स बायस्ड, ठीक है, ट्रांजिस्टर इज नॉट इन एक्टिव मोड। यहाँ तक समझ आ गया। अब एक और क्वांटिटी इसमें लिख देते हैं हम लोग, है ना, कि करंट एम्पलीफिकेशन क्या होता है। तो करंट एम्पलीफिकेशन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए, करंट एम्पलीफिकेशन, फैक्टर, ठीक है। तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ये लिख लेते हैं पहले। देखो ये क्या है, IC को जब चेंज करोगे, IB को जब चेंज करते हैं तो IC चेंज होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट VC, एट कांस्टेंट VC लिख सकते हैं। देखना समझना, इसको मैं मोटे तौर पे अगर सिखाऊं तो किसी भी एक, ये सभी IB है, ठीक है ना, और ये क्या है, यहाँ पे देखोगे ये VCE है, तो कोई भी एक वोल्टेज, जैसे हमने 8 वाला ले लिया वोल्टेज, ये पिक किया हमने, ठीक है। तो इस पर अगर देखेंगे तो ये अलग अलग IB है, ठीक है। फर्स्ट के लिए IB इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, और कॉरस्पॉन्डिंग कलेक्टर वैल्यू जो है IC कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो इधर y एक्सिस पे दिख रही है। तो जैसे जैसे हमारा IB इंक्रीज हो रहा है, IB चेंज हो रहा है, विद दिस चेंज IC भी चेंज होता दिख रहा है। तो रेट ऑफ चेंज जब लेंगे इन दोनों का, रेट ऑफ चेंज जब ले लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा, ठीक है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। AC चेंज के लिए ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। इसको और भी नाम देते हैं, इसको हम लोग स्मॉल सिग्नल करंट गेन, करंट गेन कह सकते हैं, ठीक है। और ये ठीक ठाक आएगा, ठीक ठाक आने का मतलब देखो, जो ये आएगा चेंज इन बेस करंट वो कुछ माइक्रो एम्पियर में होगा, और ये क्या है, मिली एम्पियर में है, ठीक है। तो ये एम्पलीफिकेशन गेन क्यों कह रहे, समझ आ रहा है, मतलब बढ़ रहा होगा। IB थोड़ा भी चेंज कराओगे, IC कॉरस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर लिख दिया। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब अगर हम लोग सीधा IC अपॉन IB कर लें, IC अपॉन IB कर लें, ठीक है, तो IC अपॉन IB को DC लिख सकते हैं हम लोग। दिस इज फॉर AC करंट एंड दिस वन इज फॉर DC करंट। ये DC करंट के लिए करंट एम्पलीफिकेशन हो गया, इट इज फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। यहां तक लिख सकते हैं, यहां तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो देखो IC जब इंक्रीज होगा डेफिनेटली IB इंक्रीज होगा, ठीक है ना, और लीनियरली इंक्रीज होता है। अब यहाँ से मोटे तौर पे देख सकते हैं, मतलब जो चेंज होता है वो ऑलमोस्ट लीनियर होता है, वो ऑलमोस्ट क्या होगा, चेंज लीनियर होगा, ठीक है। और जैसे IB को ज़ीरो करोगे IC भी क्या होगा, ज़ीरो। ये एक ही मोमेंट में सभी दिख सकता है, व्हेन IB इज ज़ीरो तो IC भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से ग्राफ खींचने की बात करें तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा, लिख सकते। तो इसलिए इन दोनों में ज़्यादा फर्क होता नहीं, दोनों एक जैसा ही दिखेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या होगा, इससे आप ये लिख सकते हो कि जो DC होगा करंट एम्पलीफिकेशन और जो AC के लिए आएगा, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस
नहीं रह जाएगा। लिख सकते हैं ना, यहाँ तक समझ आ रहा है? मतलब ऑलमोस्ट इक्वल आएगा ये, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ रहा है, बन जाएगा। अब देखो एक चीज़ क्या, कांस्टेंट वी सी पे लिया हमने ना। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं अलग वी सी पे जाऊँगा तो क्या बीटा चेंज होगा? डेफिनेटली चेंज होगा, बट बहुत कम चेंज आएगा। आप यहाँ से देखो ना कि ये जो गैप है, इस करंट का गैप और यहाँ से गैप, वो ऑलमोस्ट हर जगह पे एक जैसा आ रहा है। तो ये अगर वी सी को चेंज करेंगे, यहाँ तक समझ आ रहा है? अब बीटा की अगर बात करें, करंट एम्पलीफिकेशन की बात करें, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वी सी के लिए, है ना, मतलब क्या कह सकते हैं आप, सिंपल लाइन कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे जो करंट एम्पलीफिकेशन है, करंट एम्पलीफिकेशन वेरी विथ VCE एंड IB लिखने का मतलब हो गया IC भी कंसिडर करेंगे आप, दोनों साथ में चेंज होगा बट स्लाइटली चेंज होगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हमने स्ट्रेट इधर से दिखा दिया, यहाँ से आपको डिफरेंस पता लग रहा है, ठीक है। तो देखो करंट एम्पलीफिकेशन क्या होता है, यहाँ तक समझ आ गया। AC के लिए क्या लिखते हैं, DC के लिए क्या लिखते हैं, दोनों की वैल्यू जो वैल्यू होंगी वो नहीं आती, इक्वल होंगी, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या करना था, सबसे पहला ग्राफ याद रखने की बात करें, कांस्टेंट VC होना चाहिए करंट एम्पलीफिकेशन में, है ना। यहाँ पे जब आपने लिखा होगा तो आउटपुट निकाला, आउटपुट में क्या था, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या था, चेंज इन VC डिवाइडेड बाय चेंज इन IC, बट कहाँ, एट कांस्टेंट IB लिख सकते। और अगर मैं याद दिला दूँ, इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये ऐसा ही कुछ आया होगा। वहाँ पे जो कांस्टेंट चीज़ था वो पे हमने VC को कांस्टेंट किया था, वहाँ पे VC को कांस्टेंट किया था, है ना। और जो वोल्टेज चेंज किया था वो BE वाला चेंज किया था, यहाँ का वोल्टेज चेंज किया डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। ये इनपुट रेजिस्टेंस के लिए था, दिस इज आउटपुट रेजिस्टेंस, है ना। कब लो होता है कब हाई होता है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, अलग अलग डिवाइस की बात करेंगे, है ना। जो स्विच और एम्पलीफायर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बट ऑसिलेटर भी सिलेबस में है तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है।